एक ऐसी कंपनी जिसने इस साल अपने प्रॉफिट को 100% से ग्रो किया है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कोई एआई कंपनी होगी, लेकिन ये कंपनी तो कपड़े सेल करती है और स्टॉक वो तो तुम खुद ही देख लो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये 100% प्रॉफिट की ग्रोथ सस्टेनेबल भी है? तो इस वीडियो को हम 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके रिजल्ट्स देखेंगे और फिर इसकी कॉन कॉल डिस्कस करके लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो देखो, V2 रिटेल एक B2C कंपनी है जो कि वैल्यू फैशन अपैरल स्पेस में काम करती है। मतलब ये बेसिकली अपने कस्टमर्स को कपड़े बेचते हैं, शूज बेचते हैं और बेसिकली क्लोथिंग सेल करते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस पे। और ये बेसिकली मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास वाली कैटेगरी को टारगेट करते हैं। अब इसका बिजनेस मॉडल मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है, जो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। अभी चलते हैं इसके Q4 FY26 के रिजल्ट्स पे। तो सबसे पहले तो Q4 में इनकी सेल्स 60% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर। अब इस कंपनी ने ये गाइडेंस दे रखी थी कि ये 50% के रेट पे अपनी सेल्स को ग्रो करेंगे और इन्होंने 60% से ग्रो किया है, तो मतलब अपनी गाइडेंस को ओवर अचीव किया है इस बेसिस पे। अब इसमें से 53% तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ थी और बाकी सारी वैल्यू ग्रोथ थी। यानी कि 53% ग्रोथ तो इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने अपने ज्यादा प्रोडक्ट बेचे हैं। अब जो भी इनकी वैल्यू ग्रोथ आई है उसमें सिर्फ 4 से 5% इन्होंने अपने प्राइस इंक्रीज करे हैं। बाकी सारी जो वैल्यू ग्रोथ आई है वो इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर दिया है। अब इस क्वार्टर में इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है 7.74% की, जबकि कंपनी ने ये गाइड कर रखा था कि हम 8 से 10% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब इस क्वार्टर के बेसिस पे इन्होंने अपनी SSSG की गाइडेंस को अंडर अचीव किया है। लेकिन अगर तुम फुल ईयर FY26 के बेसिस पे देखो तो उसमें इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है 8.58% की। तो मतलब फुल ईयर के बेसिस पे इन्होंने अपनी गाइडेंस को अचीव किया है, क्योंकि इनकी ये गाइडेंस थी कि हम पूरे साल के बेसिस पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को 8 से 10% टारगेट कर रहे हैं, जो कि इन्होंने अचीव भी किया है। तो मतलब ये कंसर्न का साइन नहीं है। अब इनकी एवरेज बिल वैल्यू और एवरेज सेलिंग प्राइस ये दोनों भी इंक्रीज हुए हैं, मतलब कंपनी इन पैरामीटर्स को भी इंप्रूव कर रही है। अब जो कंसर्न की बात है ना वो ये है कि इनकी सेल्स पर स्क्वायर फीट इस साल डिक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी कि जो सेल्स पर स्क्वायर फीट पिछले साल 896 रुपीज की थी ना, वो इस साल डिक्रीज होकर 794 रुपीज तक आ गई है। तो इस पे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि क्योंकि ये नए स्टोर्स बहुत हाई पेस पे ऐड कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 50% एरिया हर साल ऐड कर रहे हैं ना, तो देखो जो भी इनके नए स्टोर होते हैं ना उसमें इनके ओल्ड मैच्योर स्टोर के कंपैरिजन में 70% सेल आती है। सपोज इनका जो ओल्ड स्टोर है उसमें 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट की सेल है, तो इनके नए स्टोर में 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट की सेल होगी। और क्योंकि ये नए स्टोर्स को बहुत हाई पेस पे ऐड कर रहे हैं, इस वजह से इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये कंसर्न की बात नहीं है। अब बेसिकली जो इनके ओल्ड स्टोर है उसमें तो इनकी 1124 रुपीज सेल्स पर स्क्वायर फीट आती है और जो इनके नए स्टोर है उसमें इनकी 750 रुपीज सेल्स पर स्क्वायर फीट आती है। तो तुम देख रहे हो कि जो इनके नए स्टोर्स हैं उसमें इनके पुराने स्टोर के कंपैरिजन में 30% लेस आती है सेल्स पर स्क्वायर फीट। और क्योंकि ये बहुत हाई पेस पे अपने नए स्टोर्स लगा रहे हैं, यानी कि बहुत हाई पेस पे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर नीचे आ गया। पर ये कंसर्न की बात नहीं है। और जो भी स्टोर इन्होंने 2024 के बाद लगाए हैं ना वो सारे इनके नए स्टोर्स में काउंट करती है कंपनी। और जो इनकी न्यू स्टोर है ना जिसमें 750 रुपीज पर स्क्वायर फीट की सेल आ रही है, उसको मैच्योर होने में, मतलब एक ओल्ड स्टोर के बराबर की सेल तक पहुंचने में ना 3 से 4 साल लगते हैं। तो बेसिकली 3 से 4 साल बाद जो इनके आज नए स्टोर्स है ना जिसमें 750 रुपीज पर स्क्वायर फीट की सेल आ रही है, उनमें भी 3-4 साल बाद 1125 रुपीज पर स्क्वायर फीट की सेल आने लग जाएगी। और बेसिकली जो भी इनके नए स्टोर्स है ना वो फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी स्टोर में इनकी सेल 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से ऊपर चली जाती है ना तो वो इनका एबिटा प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ये जितने भी नए स्टोर लगाते हैं उसमें फर्स्ट मंथ से ही 750 रुपीज पर स्क्वायर फीट की सेल आने लग जाती है, तो वो सारे स्टोर फर्स्ट मंथ से ही एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अब देखो करंटली इनके पास 325 स्टोर्स हैं और इस कंपनी ने ये गाइड कर रखा है कि इस साल यानी कि FY27 में ये 170 से 200 स्टोर्स लगाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50% न्यू एरिया लगाएंगे। तो क्योंकि ये बहुत हाई पेस पे अपने स्टोर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इस वजह से गोइंग फॉरवर्ड भी इनकी सेल्स पर स्क्वायर फीट इंक्रीज नहीं होगी, इतनी ही रहेगी। और गोइंग फॉरवर्ड भी ये कंपनी यही गाइड कर रही है कि FY27 में भी इनकी सेल्स 50% से ग्रो करेगी, जिसमें 40% ग्रोथ तो इनके नए स्टोर से आएगी जो ये लगाएंगे और 8 से 10% ग्रोथ इनकी SSSG से आएगी। यानी कि FY27 में भी ये अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को 8 से 10% पे ही मेंटेन करेंगे और इसके बारे में हम डिटेल में गाइडेंस में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मैनेजमेंट ने ये बताया कि अप्रैल में तो इनकी बहुत अच्छी सेल हुई है, पर जो मई का महीना है उसमें हीट वेव होती है ना, क्योंकि गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, तो इनकी सेल पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया है उससे। और जनरली जून के महीने में इनकी बहुत अच्छी सेल आती है। तो मैनेजमेंट देखेगी कि जून के महीने में क्या डिमांड आउटलुक रहता है। पर जो भी डिमांड आउटलुक हो, अगले 2 साल की इन्होंने ये गाइडेंस दे रखी है कि ये अपने सेल्स को मिनिमम 50% से ग्रो करेंगे अगले 2 साल तक। अब इस क्वार्टर में इनका एबिटा 89% से ग्रो किया है और पैट 172%
2% से ग्रो की है। मतलब कि इनका एबिटा और पैट दोनों इनकी सेल से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिला है। और फुल ईयर के बेसिस पे भी सेम स्टोरी है। इनकी सेल्स तो 63% से ग्रो हुई है, लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125% से ग्रो हुआ है। और क्योंकि इसका प्रॉफिट इसकी सेल से ज्यादा रेट पे ग्रो हुआ है, तो फुल ईयर के बेसिस पे भी इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिला है। अब ये देखो, पिछले साल Q4 FY25 में इनका ग्रॉस मार्जिन था 27%, लेकिन इस साल Q4 FY26 में वो इंप्रूव होकर 30% के आसपास पहुंच गए। तो बेसिकली अब ये समझते हैं कि इनका ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव क्यों हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस किया है। और अब इन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया कि सपोज अगर एक स्टोर पे इन्वेंट्री नहीं बिकती, तो उसको दूसरे स्टोर पे ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पे वो इन्वेंट्री सेल ऑफ हो जाती है। और ये अपनी इन्वेंट्री का प्रोडक्ट मिक्स भी टाइम के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, जिस सब की वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से ग्रॉस मार्जिन और इंप्रूव नहीं होगा। गोइंग फॉरवर्ड ये अपने ग्रॉस मार्जिन को 28 से 30% के बीच में ही मेंटेन करेंगे। अब देखो, जो ये वॉर चल रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेसिकली इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं 3-4% से। तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये बोल रही है कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होंगे ना, वो हम एज इट इज कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। मतलब उससे अपने ग्रॉस मार्जिन पे हिट नहीं लेंगे। तो बेसिकली इस वॉर की वजह से इनके मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो भी प्राइस इंक्रीज होगी वो कस्टमर को ये पास ऑन कर देंगे और अपने मार्जिन पे इंपैक्ट लेंगे ही नहीं उसका। और बेसिकली अगर ये अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 3-4% से इंक्रीज भी कर देंगे ना, तो भी इनकी डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सस्ते रेट पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और अगर उसको 3-4% से इंक्रीज कर दो तो भी कस्टमर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड वॉर की वजह से इनके मार्जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये अपने करंट मार्जिन को ही मेंटेन करेंगे। अब वैसे तो इस साल इनके एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यानी कि FY27 में, क्योंकि ये 50% न्यू एरिया ऐड करेंगे, यानी कि अभी इनके 325 स्टोर्स हैं और इनका ये टारगेट है कि FY27 में हम 170 से 200 नए स्टोर खोलेंगे। तो क्योंकि ये अपने स्टोर को बहुत हाई पेस पे एक्सपैंड करेंगे, जिसकी वजह से इनका केपेक्स लगेगा, तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से कंपनी को मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। मतलब गोइंग फॉरवर्ड इनके मार्जिन स्टेबल रहेंगे, ना तो यहाँ से इंक्रीज होंगे और ना यहाँ से डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये बहुत हाई पेस पे एक्सपैंड कर रहे हैं। और अब की बार इनके ग्रॉस मार्जिन इसलिए भी इंक्रीज हुए हैं क्योंकि इन्होंने अब की बार कम डिस्काउंट दिए हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। और बेसिकली इनके विंटर के प्रोडक्ट्स पे वैसे ही इनका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होता है, और इनका प्रोडक्ट मिक्स भी इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। अब इनका ROE का नंबर भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है टाइम के साथ। अब इस क्वार्टर में ना इन्होंने अपने बिजनेस में क्रिटिकल चीज चेंज करी है। अब तक तो इनके पास इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी थी, मतलब कई डिजाइन जो ये सेल करते थे वो ये खुद भी बनाते थे, लेकिन इस क्वार्टर में इन्होंने उसको कंप्लीटली बंद कर दिया है। ये बेसिकली अब कपड़े सेल करने पे फोकस कर रहे हैं कि भाई वेंडर से कपड़े उठाए और उसको आगे सेल कर दिया। जो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी ना, जिसमें ये खुद कपड़े बनाते थे, उस चीज को अब इन्होंने बिल्कुल बंद ही कर दिया है, क्योंकि इनको उसमें इतना फायदा नहीं दिख रहा था। तो अब इनका सिर्फ एक ही फोकस है कि वेंडर से कपड़े उठाओ और आगे सेल ऑफ कर दो। अब ये देखो, इस क्वार्टर में इनकी डेप्रिसिएशन का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जबकि जो इनके स्टोर्स थे वो तो सिर्फ 11-12% से इंक्रीज हुए हैं। तो इस पे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये सिर्फ वन टाइम इंपैक्ट है, मतलब इन्होंने बिजनेस में थोड़े बहुत अकाउंटिंग चेंजेस किए थे, जिस वजह से इनका डेप्रिसिएशन का नंबर एक बार को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो हैंगर वैंगर होते हैं ना इनके स्टोर में, उसको भी डेप्रिशिएट करना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से 6-7 करोड़ का वन टाइम इंपैक्ट आया है इनके। अब पिछले साल तक तो इनकी वर्किंग कैपिटल डेज की साइकिल थी 45 डेज की, लेकिन FY26 में वो बढ़ के 81 डेज की हो गई है। मतलब ये तो कंसर्न का साइन है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ना तो प्रॉब्लम की बात होती है। तो इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों बढ़ी है और क्या ये सच में कंसर्न का साइन है या नहीं है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को सच में वैल्यू करते हो ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब ये समझते हैं कि जो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ी है, क्या वो कंसर्न का साइन है भी या नहीं है। तो बेसिकली क्योंकि ये वॉर हो रही है, तो इस वजह से क्या हो सकता है कि इनकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ सकती है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेफ्टी के लिए मार्च के महीने में ही एक्स्ट्रा इन्वेंट्री उठा ली कि कल को वॉर की वजह से अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाती है ना, तो भी इनके पास सेफ्टी के लिए इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जिसको ये एज अ स्टॉक सेल कर देंगे। क्योंकि देखो, सबसे बुरी बात तो ये है कि अगर तुम्हारी दुकान पे कस्टमर आए सामान लेने और तुम्हारे पास उसको बेचने के लिए कुछ सामान हो ही ना, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए और तुम्हारे पास इन्वेंट्री ना हो, तो तुम कस्टमर को सेल क्या करोगे। तो ये तो प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो इसीलिए इस कंपनी ने बहुत स्मार्ट होकर क्या किया कि कल को अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन भी आती है, तो मैं अभी अपनी इन्वेंट्री को स्टॉकअप कर लेती हूँ कि कल को जाके अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस इन्वेंट्री को बेच पाऊंगा। अब जैसे ही वॉर की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो ये कंपनी क्या करेगी कि जो भी इन्वेंट्री इन्होंने एक्स्ट्रा स्टॉकअप कर ली है ना, उसको वापस नॉर्मल लेवल्स पे ले आएगी। तो बेसिकली इन्होंने अपनी इन्वेंट्री जान के इंक्रीज करी है, ताकि जो भी ये नए स्टोर्स खोल रहे हैं ना, उसमें ऐसा ना हो कि इनके पास सामान ही ना हो कस्टमर को बेचने के लिए। और जो ये वॉर का टाइम चल रहा है, उसमें अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए तो भी ये प्रोटेक्टेड रहे और उसी इन्वेंट्री को अपने कस्टमर को सेल ऑफ कर दें। क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें बताई दी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की
बात ये है कि भाई सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई और कस्टमर इनकी दुकान पे सामान लेने आया और इनके पास सामान ही नहीं है कस्टमर को बेचने के लिए, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री ही नहीं थी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सेफ्टी के लिए इन्होंने इन्वेंट्री को उठा लिया, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को, जिस वजह से अगर तुम देखो तो इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है बैलेंस शीट पे। तो बेसिकली जो इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है ना, वो भी कंसर्न का साइन नहीं है, वो तो मैनेजमेंट ने जान के करी है। पर गोइंग फॉरवर्ड हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि ये इन्वेंट्री ऐसा ना हो कि इनकी पड़ी रह जाए और ये सेल ही ना कर पाए। गोइंग फॉरवर्ड 3 महीने बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये अपनी इन्वेंट्री को सेल ऑफ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई रह गई और ये सेल ऑफ ही नहीं कर पाए उसको। पर ये चीज ट्रैक करने के लिए हमें इनकी सेल्स ग्रोथ का पेस ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी अपनी सेल्स को 50% से ग्रो कर पा रही है या नहीं कर पा रही गोइंग फॉरवर्ड। और बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये जिन वेंडर से सामान उठाते हैं ना उनको प्री पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। पर उससे इनको फायदा क्या मिल रहा है कि जो वो वेंडर्स हैं इनको 1.5 से 2% का बिल डिस्काउंट दे रहे हैं और कई वेंडर्स तो इनके एक्सक्लूसिव वेंडर्स बन गए हैं। मतलब वो सिर्फ V2 रिटेल को ही माल सप्लाई करते हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स को माल सप्लाई नहीं करते। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, उन वेंडर्स को प्री पेमेंट कर रहे हैं, तो इनकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। पर जब भी इस कंपनी को केपेक्स करने के लिए कैपिटल चाहिए होगी ना, तो ये इस प्री पेमेंट प्रोग्राम को बंद कर देंगे। और बेसिकली CFO के लेवल पे तो ये पॉजिटिव है, मतलब इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो पॉजिटिव है। पर क्योंकि ये कंपनी बहुत ज्यादा केपेक्स कर रही है, यानी कि इतने नए नए स्टोर खोल रही है ना, तो जब तुम स्टोर खोलते हो तो स्टोर खोलने पे तो खर्चा लगता ही है, साथ में उसकी इन्वेंट्री पे भी खर्चा लगता है। तो क्योंकि ये अपने CFO को इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, तो इनके पास नेट कैश तो इतना बचता ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है तो उसको केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। और मतलब जहां से भी उसके पास कैश आएगा ना, चाहे CFO से आए चाहे वो बाहर से पैसा उठा के लाए, तो उसको उस पैसे से ग्रो करने के लिए केपेक्स करना पड़ेगा, यानी कि लगातार नए स्टोर खोलने पड़ेंगे एक्सपैंड करने के लिए। तो बेसिकली कंपनी सही डायरेक्शन में काम कर रही है। अब ये बात करते हैं कि ये कंपनी केपेक्स क्या क्या कर रही है ग्रो करने के लिए। तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि करंटली इनके पास 325 स्टोर्स हैं और इस साल ये 170 से 200 नए स्टोर्स खोलेंगे। और बेसिकली ये चीज इनके मोमेंटम पे डिपेंड करेगी। अगर तो इनकी सेल्स में बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ तो ये अपर बैंड के आसपास यानी 200 स्टोर के आसपास खोल लेंगे, और अगर थोड़ा कम मोमेंटम हुआ तो 170 स्टोर्स के आसपास खोल लेंगे। और बेसिकली इस साल तो ये जितने भी स्टोर खोलेंगे ना, ये अपने इंटरनल अप्रूवल से खोलेंगे, मतलब कंपनी के पास जितना भी कैश पड़ा हुआ है ना उसी से खोलेंगे, बाहर से पैसा नहीं उठाएंगे, ना ही QIP से और ना ही डेट से। तो इस साल तो ये अपने खुद के पैसों पे स्टोर खोलेंगे, लेकिन अगले 2-3 साल में जब इनको और स्टोर खोलने होंगे तो इनको बाहर से पैसा तो चाहिए होगा। तो बेसिकली मैनेजमेंट ये बोल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड हम पहले डेट उठाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारी डेट टू इक्विटी की रेशो बहुत अच्छी है। तो बेसिकली अगले 2-3 साल में ये जो भी नए स्टोर खोलेंगे उसमें ये प्रेफर करेंगे कि ये डेट उठा के उनसे नए स्टोर खोलें, और जब वो डेट वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करेंगे। और बेसिकली मेरे को तो इतना फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई तुम चाहे डेट उठा के स्टोर खोलो या अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके स्टोर खोलो। पर ऑब्वियसली अगर तुम डेट उठा के स्टोर खोलते हो तो वो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर को ज्यादा वैल्यू मिलती है। पर अगर तुम इक्विटी डाइल्यूट करके भी स्टोर खोल रहे हो ना, उससे भी मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। मेनली अगर तुम इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो, जैसे इस कंपनी ने QIP किया था 400 करोड़ का, जिसमें इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट की थी, तो अगर तुम उससे नए स्टोर खोल रहे हो तो बस ये इंश्योर करो कि क्या उस स्टोर में तुम सेल्स को ग्रो कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर तुम इक्विटी डाइल्यूट करके नए स्टोर भी खोल देते हो और उसमें सेल्स को और प्रॉफिट को अपनी डाइल्यूशन से ज्यादा रेट पे ग्रो कर लेते हो ना, तो भी शेयर होल्डर को ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी लॉन्ग टर्म में। पर ये कंपनी यही बोल रही है कि अगले 2-3 साल में हम जब भी स्टोर खोलेंगे तो हमारी यही प्रेफरेंस रहेगी कि हम डेट के थ्रू पैसा उठाएं एज कम्पेयर टू हम अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करें। क्योंकि अगर तुम इक्विटी डाइल्यूट करोगे तो उसमें शेयर होल्डर की वैल्यू तो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें EPS डिक्रीज होता है। अब इनकी जो स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली जब भी ये किसी नई स्टेट में घुसते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, उस स्टेट में 4 से 5 स्टोर खोलते हैं सबसे पहले, और अगर उन 4 से 5 स्टोर में अच्छी सेल आती है तो ही गोइंग फॉरवर्ड वहां पे और स्टोर खोलते हैं, वरना वहां पे और स्टोर खोलते ही नहीं है। तो बेसिकली ये नए स्टोर खोलने के लिए डेटा पे रिलाई करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और गोइंग फॉरवर्ड जो भी ये नए स्टोर खोलेंगे ये भी इसी चीज पे बेस्ड होगा कि किस स्टेट में इनकी कितनी अच्छी सेल्स आ रही है। और बेसिकली ये अपने 30 से 40% स्टोर्स तो नई ज्योग्राफी में खोलेंगे, मतलब नए रीजन में खोलेंगे, लेकिन जो ये बाकी 50-60% स्टोर्स खोलेंगे ना, ये उनको उसी जगह पे खोलेंगे, यानी कि उन्हीं ज्योग्राफीज में खोलेंगे जहां पे इनकी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, यानी कि जहां पे इनकी ऑलरेडी अच्छी सेल आती है। और बेसिकली मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि ये पूरी इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते हैं और पूरी इंडिया में लॉन्ग टर्म में 2500 स्टोर्स खोलना चाहते हैं अपने। और करंटली इनके पास FY26 के एंड में सिर्फ 325 स्टोर्स हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट अपने स्टोर्स को यहाँ से 7-8x करना चाहती है। और ये तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी ये नया स्टोर लगाते हैं उसमें इनका ब्रेक इवन हो जाता है जैसे ही 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से ऊपर की सेल आती है। और इनके नए स्टोर में पहले महीने से ही 750 रुपीज पर स्क्वायर फीट की सेल आ जाती है, तो वो फर्स्ट मंथ से ही EBITDA पॉजिटिव हो जाते हैं। तो बेसिकली अब तुम ये समझो कि करंटली तो इनके पास 325 स्टोर्स है FY26 के एंड में, और FY27 में
ये बोल रहे हैं कि हम 170 से 200 नए स्टोर्स ऐड करेंगे, यानी कि इनके पास FY27 के एंड में 500 स्टोर्स हो जाएंगे। और मैनेजमेंट ये बता रही है कि अगर मोमेंटम ऐसा ही चलता रहा ना जैसा अभी मोमेंटम चल रहा है सेल्स का, तो हम FY28 में 250 स्टोर और खोल देंगे, यानी कि अगले 2 साल तक ये 50% न्यू एरिया ऐड करेंगे स्टोर्स का, जिसकी वजह से अगले 2 साल तक 40% सेल्स की ग्रोथ तो इनकी इन स्टोर्स की वजह से ही आ जाएगी और बाकी 8 से 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ जाएगी। तो अगले 2 साल तक ये अपने रेवेन्यू को यानी कि अपनी सेल्स को मिनिमम 50% से ग्रो करेंगे। अब बेसिकली इस क्वार्टर में इन्होंने अपने शेयर्स को प्लेज भी किया है और शेयर्स को प्लेज करना भी कंसर्न का साइन होता है, तो ये समझते हैं कि क्या ये प्लेजिंग सच में कंसर्न का साइन है या नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने 3.5 लाख शेयर्स के आसपास प्लेज किए हैं और बेसिकली जो उनको प्लेज करके इनको पैसा मिला ना, उस पैसे को इन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल में लगा दिया। तो उस पैसे से इन्होंने अपने वेंडर्स को प्री पेमेंट कर दी, जिसकी वजह से इनके क्रेडिटर डेज डिक्रीज हो गए। और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जो ये वेंडर्स को प्री पेमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से इनको 1.5% का बिल डिस्काउंट मिल जाता है और कई वेंडर्स इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर्स बन गए हैं जो सिर्फ इनको माल सप्लाई करते हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स को माल सप्लाई नहीं करते। अब बेसिकली कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यही बताया कि जो भी वॉर हुई है ना उसकी वजह से जो भी रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होंगे वो हम एज इट इज कस्टमर को पास ऑन कर देंगे और अपने ग्रॉस मार्जिन पे उससे हिट नहीं लेंगे। और ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इनका मार्जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इस वॉर की वजह से। तो बेसिकली जो ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना अपने स्टोर पे उसके प्राइसेस ये 3-4% से इंक्रीज कर देंगे और इससे इनकी डिमांड पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि इस कंपनी ने ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है। अगर तुम और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो तो अभी के अभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इनकी गाइडेंस पे डिस्कशन करते हैं। तो ये कंपनी अगले 2 साल तक यानी कि FY27 में और FY28 में अपनी सेल्स को मिनिमम 50% से ग्रो करेगी, जिसमें 40% सेल्स ग्रोथ तो इनकी नए स्टोर से आएगी और 8 से 10% सेल्स ग्रोथ इनके एग्जिस्टिंग स्टोर से आएगी। यानी कि इन्होंने ये गाइडेंस दी है कि अगले 2 साल तक हम अपने SSSG के नंबर को 8 से 10% तक ही मेंटेन करेंगे। और क्योंकि ये इतने हाई पेस पे एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब इतने हाई रेट से अपने नए स्टोर्स को खोल रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इनको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुम केपेक्स करते हो तो तुम्हारे मार्जिन पे प्रेशर रहता ही है। तो इनका मार्जिन स्टेबल रहेगा, मतलब यहाँ से ना तो इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा। तो क्योंकि इनका मार्जिन स्टेबल रहेगा ना, तो इनकी सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ बराबर रेट पे आएगी। यानी कि अगले 2 साल तक यानी कि FY27 में और FY28 में ये अपने प्रॉफिट को 50% के रेट से ग्रो कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर। और बेसिकली कंपनी का ये टारगेट है कि अपनी सेल्स पर स्क्वायर फीट के नंबर को 1200 तक खींच के ऊपर ले आए। पर इस पे इन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी कि हम कब तक ये अचीव करेंगे, तो बेसिकली तुम इनका ये लॉन्ग टर्म टारगेट मान लो। तो बेसिकली जब तक ये हर साल 50% नया एरिया ऐड करते रहेंगे, यानी कि अपने स्टोर्स 50% से इंक्रीज करते रहेंगे ना, तब तक तो ये अपने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके नए स्टोर में इनके ओल्ड स्टोर के कंपैरिजन में 30% कम सेल आती है। तो तब तक तो ये अपने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। पर गोइंग फॉरवर्ड जब इनके 2000 स्टोर हो जाएंगे ना और उस साल ये सिर्फ 500 नए स्टोर्स ऐड करेंगे, यानी कि अपने एरिया को 25% से एक्सपैंड करेंगे, तो उस साल इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, जिसकी वजह से इनका मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा और इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो इनकी लॉन्ग टर्म गाइडेंस है। अभी तो हम ये देखते हैं कि अगले 2 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात है, तब तक तो हमें कंपनी को लगातार ट्रैक करते रहना पड़ेगा। और बेसिकली मैनेजमेंट तो ये बता रही है कि जब तक हमारी सेल्स में इस लेवल का मोमेंटम रहेगा ना, हम तो हर साल 50% से ग्रो करने की रेट को टारगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी FY26 के बेसिस पे पीई रेशो निकालते हैं। तो पीई रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पीई रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का पैट कितना है। अब अगर तुम्हें FY27 के हिसाब से पीई रेशो निकालनी है तो तुम क्या करोगे, करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय अगले साल का एस्टिमेटेड पैट कितना हो सकता है। लेकिन अभी तो मैं कंजर्वेटिव रह के FY26 के हिसाब से ही पीई रेशो निकाल रहा हूँ। तो अभी इनका करंट मार्केट कैप है 9000 करोड़ के आसपास का और इस साल का यानी कि FY26 का पैट है 162 करोड़ का। तो इसकी पीई रेशो हो गई 9000 डिवाइडेड बाय 162, यानी कि इसकी पीई रेशो हो गई 55 के आसपास की। और इस कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि हम अगले 2 साल तक 50% कैगर के रेट से ग्रो करेंगे। तो इसकी पेग रेशो कितनी हो गई। सबसे पहले पेग रेशो निकालते कैसे हैं, तो पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पी रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल की पैट में कितने परसेंट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और ये कंपनी अगले 2 साल तक अपने पैट को 50% कैगर के रेट से ग्रो कर सकती है। तो इसकी पेग रेशो हो गई पी रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी है। तो इसकी पेग रेशो हो गई 55 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास की। यानी कि ऑलमोस्ट 1 के पेग पे ये कंपनी अगले 2 साल तक 50% के रेट से ग्रो कर सकती है। अब ऑब्वियसली ये तो ट्रैक करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट ने कहा है क्या वो करके भी दिखा पा रही है या नहीं करके दिखा पा रही। तो गोइंग फॉरवर्ड हर 3-3 महीने में इस कंपनी की ट्रैकिंग तो कंटिन्यू ही रखें।
रखेंगे। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर तुम भी किसी भी कंपनी को ऐसे ही फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।